ये काम चल रहा जहाँ कल चल रहा था, इन्होंने आधा कल काटा आधा आज काट रहे हैं, तो भाई टाइम तो लगेगा इसको काटने में। अब ये नहीं पता कितना लग जाएगा। और कुंजुम पास की तरफ क्या खूबसूरत नज़ारा आ गया ना, चारों तरफ स्नो पीक्स, बढ़िया मस्त। इस एरिया में चलने का मज़ा है और रोड भी मतलब ठीक है यार, ज़्यादा ख़राब नहीं है भाई। इधर तो स्नो है 2-4-5 फीट के आसपास, तो वो भी बस सिर्फ इस पास पे बची हुई, बाकी आप परे देखोगे ऊपर पहाड़ी में तो है स्नो पर नीचे नहीं है। अब आ गया हमारा नंबर। अब तो ये यार काफ़ी काट दिए, तो अब इतनी दिक्कत है नहीं इसमें, बीच बीच में टुकड़े छोड़ दिए और इतनी कोई आफत आने वाली है नहीं। गड्ढा तो है पर वो निकल जाएगी अपने को इतना इशू है नहीं। ये लो जी, देखो जैसे आपको इस यहाँ पे दिखेगा पूरा का पूरा जम गया है। सिर्फ जहाँ से गाड़ी चल रही है ना, उन गाड़ियों ने हटा दिया है और यहाँ से जो हटा है उसमें चलने लग गया पानी। भी सोच रहे थे कि साला इतनी देर होगी कुछ ना कुछ नई भसड़ा ही नहीं है हमारी जिंदगी में। तो ये देखो भाई, टायर एकदम बैठ गया और कोई मेरे ख्याल से या तो कोई मोटा पंचर है या पानी आता रहता है और नीचे जम के लेयर इतनी बना देता है कि इतनी ऊंची हो जाती है। और ये कम से कम 2-4 फुट तो मैं मानता हूँ पिघल भी गया होगा। धीरे हम पहुँच गए नीचे। बाटल है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और ये सामने देखिए ये जाता है चंद्रताल लेक के लिए। भाई ये रास्ता भाई ये क्या हो गया? ये तो माहौल ही बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए भाई। वहाँ पे भाई ये क्या हुआ अचानक? टेम्परेचर है और यहाँ पे 16 डिग्री 15 डिग्री अभी जैसे टनल से बाहर आ रहे हैं ना डाउन, देखो कितनी तगड़ी बारिश। भाई साहब ऐसी वाटर क्रॉसिंग आपको बहुत सारी मिल जाती है इस रोड पे, दुनिया भर की। पर इसमें भाई थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, एक बार नजर मार लें पत्थर कहाँ पे है, नहीं तो पत्थर भाई ऐसे खड़े मिलते हैं कि भाई क्या हाल है रोडों का। बिल्कुल इतनी कंजेस्टेड है कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी टच होते हुए निकलती है। तो भाई जो सबसे ज़्यादा टायरों को नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो है इस टाइप का रोड। ये पत्थर है ना ऐसे नोकीले होते हैं और मतलब आप स्पीड को तो छोड़ दो, बीच में खड़े हैं, ये आपके चैम्बर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमारी बारी, हम तो खींच के लेके जाएंगे, तो अपने को इतनी आफत है नहीं। वैसे भी अपनी 4x4 है तो आराम से जाएगी अपने को इतना इशू है नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और दोस्तों अभी हम काजा से लगभग 60 किलोमीटर ऊपर लोसर में, जहाँ पे होता है बैरियर और यहाँ से आगे परमिशन होती है तो तभी ये जाने देते हैं। यहाँ से ऊपर हमें जाना होता है कुंजुम पास से हम जा सकते हैं चंद्रताल लेक से हम या तो रोहतांग होते हुए जा सकते हैं या कोकसर अटल टनल होते हुए हम मनाली पहुंच सकते हैं। तो ये सारा रूट होता है। पर परमिशन का मतलब ये नहीं कि भाई आपको कोई ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ती है या कुछ पे करना पड़ता है। जब ये रास्ते क्लियर होते हैं और इनके पास परमिशन होती है ऊपर गाड़ी छोड़ने की, तो ये गाड़ियाँ तभी छोड़ते हैं। तो चलो देखते हैं। अभी सुबह करते हैं पहले ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद देखते हैं कैसा होगा हमारा आज का सफ़र काजा टू मनाली का। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं मुकेश भाई कॉल पे थोड़ा सा बिजी रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त आदमी, हम थोड़े ढीले ढाले। और प्रेजेंटली हम रुके हुए हैं सिंगलिंग हाउस में। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया मस्त बना हुआ है, रूम्स भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। देखो भाई भूख ऐसी चीज़ होती है कि वीडियो वाला बाद में देखते हैं, पहले सीधा निपटा ही दिया भाई। दही पराठे खा लिए, आराम से बैठ के चाय का मजा ले रहे। ये है आनंद भाई जिनका ये होम स्टे है, आपको पहले भी बताया था। और आनंद भाई का नंबर है, आनंद भाई नंबर क्या आपका बोल दीजिए आप। 78763 57882। ठीक है, इसको दो भाई रिवर्स करके सुन लेना। मेरे पास नंबर है, मैं डाल भी दूंगा नीचे। तो भाई चले भाई, बस चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट काजा कह रहा हूँ मनाली की तरफ। लोसर से निकल चुके हैं। आज की जो हमारी जर्नी होने वाली लोसर टू मनाली लगभग 120 किलोमीटर की जर्नी है। और भाई ये जर्नी में देखो 120 किलोमीटर को मत देखो, टाइम हो सकता है 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है भाई रास्ते पे। क्योंकि अगर रास्ते पे एक बार कहीं काम चल गया या कोई गाड़ी फंस गई ना, तो 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। वो आपने आप देखा होगा हमारी लास्ट वीडियोज़ में कि 3 घंटे 3.5 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहे। और भाई जो लोग भी यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो भाई लोसर के बाद जो नेटवर्क आएगा वो सीधा कोकसर में आएगा। तो मतलब ये लगभग 60-65 किलोमीटर का जो बीच वाला एरिया है ना, इसमें भाई बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। और इस 60 किलोमीटर को कवर करने के लिए लगभग 3.5 साढ़े 3 4 घंटे के आसपास
लगते हैं वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी और आपकी स्पीड के ऊपर। अगर कुछ जाम वगैरह नहीं लगता, अगर जाम लग गया तो वो डिपेंड करता है। तो भाई जब भी आप निकलते हो ना, अपनी प्रिपरेशन करके निकले, अपना जो गाड़ी का फ्यूल है वो फुल करा के निकले। सेकेंडली खाने का कुछ एक्स्ट्रा कैरी करें, अपनी गाड़ियों का एयर प्रेशर वगैरह चेक करें, अपनी गाड़ी की स्टेपनी जरूर चेक करें, क्योंकि भाई इन 60-70 किलोमीटर में आपको कहीं भी कोई पंचर वाला नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को है ना ऑर्गेनाइज करके चलना। भाई आपकी तरफ से भी कोई एडवाइस है? भाई आप खुद इतने एक्सपर्ट हो, लगभग सारी की सारी चीजें बताई दी है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई कैमरा ऑन हो ना, पेट ऐसे थोड़ा सा अंदर करके ऐसे बैठो, एक्टिव होते। ठीक है, थोड़े से मोटे कम दिखोगे। ठीक भाई, मेरे मोटे दिखने या पतले दिखने से आपकी एडवाइस को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। बस आप एडवाइस लो, आप वीडियो का मजा लो, नेचर का मजा लो। मेरे पेट से क्या मतलब है आपको? रास्ते में है ना जो ये टावर दिखते हैं ना, ये सिर्फ टावर हैं, चलते नहीं अभी। एक यहाँ पे लगा है और एक कुंजुम पास में है। ये कच्चे और अपने कपड़े सुखाने के ही काम आता है अभी फिलहाल तो, क्योंकि अभी इनको चालू नहीं किया गया है। ये लास्ट ईयर में भी लगे हुए थे मेरे ख्याल से, 1-1.5 साल से 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ। उससे पहले कब के लगे हुए पता नहीं भाई। सब कुछ रेडी है पर चालू नहीं किया तो नहीं किया भाई, कंपनी की अपनी पॉलिसी है। पर आप लीजिए, देखिए नेचर, देखिए भाई नीचे क्या मस्त रिवर है, ऊपर स्नो पीक्स है। और भाई ये बस जो स्टेट रोड है ना, और ये जो आपको खूबसूरत रोड दिख रहा है, ये बस अगले 2-4 किलोमीटर तक है। और उसके बाद देखना आप रोड होता कैसे है, ऑफ रोडिंग होती क्या है ना, वो दिखाते हैं आपको। देखिए भाई अब जब ग्रीन हो जाएंगे ना ये पहाड़ तो अलग ही लेवल में लगेंगे, क्योंकि अभी तक भाई देखो क्या था, यहाँ पे बर्फ थी, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो घास बिल्कुल जल जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, मतलब अगले नेक्स्ट मंथ में तो ग्रीन हो जाता है। नीचे वाला एरिया तो पूरा ग्रीन हो जाता है, जो ऊपर वाला है वो तो ऐसे ही ड्राई रहता है। पर जो ये एरिया ना ये बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी भी देखो आप क्या मस्त व्यू आ रहा है। खूबसूरत चीज़ दिखे और हम उसका दीदार ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और दिक्कत क्या थी पता ही है, हमारे शौक नवाबों वाले दूर दूर से तीर पकड़ते हैं। अब ये तीर पकड़ा कि इसके ऊपर जाएंगे जैसे वो। अभी सुबह सुबह आ गए ऑफ रोडिंग करने के लिए, मजेदार। ये देखिए खूबसूरत नज़ारों का आनंद। और जिम्मो ऑफ रोडिंग पे जा रही है मजे लेते हुए। या चले गए, चलो चलो जिमो। लोग भी लोसर के आसपास कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये काफी सुंदर जगह है। देखो हवा तो यहाँ रहती है हल्की फुल्की, हम कई बार हैवी भी रहती है भाई है। मतलब देखो यार, स्पीति में अगर आप आ रहे हो और हवा से डर रहे हो तो कैंपिंग को तो छोड़ो, आप घूम भी ढंग से नहीं सकते। तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन, ग्रीनरी भी है, व्यू भी है और थोड़ा बहुत नेटवर्क भी आ जाता है। कभी आता है कभी चला जाता है। इससे आगे ऐसा कोई ढंग का ग्राउंड, ग्रीन ग्रास का ग्राउंड आपको फिर मिलेगा लोसर क्रॉस करके लगभग 10-15 किलोमीटर आगे। तो अभी निकलते हैं वापस, अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों वापस निकल चुके हैं और अपने सुपर हाईवे पे हम वापस पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखो इस रोड के हिसाब से है ना, हमारा जो आगे जर्नी होने वाली है ना, उसके हिसाब से ये हमारा सुपर हाईवे है। क्योंकि आगे की जब रोड कंडीशन देखोगे ना आप, तो आपको थोड़ा बहुत तो आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, उससे पता लग ही रहा होगा। बाकी आप इस वीडियो में देखना वो लोकेशन जो रात को मैं बता रहा था ना कि लोग कैंपिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत। मतलब जो लोग आते हैं भाई, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, तो लोग अभी कैंपिंग कर रहे थे। वो देखो सामने, और वो ग्राउंड कैंपिंग थी। और वो मतलब जिसको बोलते हैं, पर यार ये जगह तो काफी अच्छी है। पर ये शायद किसी का कैंपिंग ग्राउंड है। हाँ कैंपिंग ग्राउंड है भाई। मंडी 245 और यहाँ से 134 किलोमीटर शायद वो है। ये है पुराने रोड वाला, पुराने रोड वाला है, नए रोड से कम पड़ता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 किलोमीटर का ही ऊपर नीचे होता है। वो रोहतांग से जाओगे 10-12 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, अगर उधर से जाओगे तो 10-12 किलोमीटर कम रह जाएगा। यहाँ पे भी इतनी खतरनाक चढ़ाई है, यहाँ से आगे जितनी भी ना देखो आपको ऊपर गाड़ी जाती हुई दिख रही होगी कुछ, बहुत मतलब एकदम स्ट्रिप चढ़ाई है। आपको दिखाते हैं कितनी भयंकर लगती है आगे से। तो इतने शार्प कट होते हैं, ऊपर से ऑफ रोडिंग, पूरा रोड टूटा हुआ होता। मतलब जिमनी जैसी गाड़ी भी फर्स्ट गियर मांगती है, तो दूसरी गाड़ियों को तो छोड़ ही दो, वो तो बिल्कुल ही धीरे धीरे। और वो देखो हमारे सामने निकली थी एक पंच, ऊपर पहुंच चुके हैं। और भाई इतने जल्दी हाइट गेन करते हैं, तभी कहते हैं कि लोग जो कुंजुम पास में की तरफ से एकदम काजा से कुंजुम पास की तरफ आते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का फर्क पड़ता है।
पर जैसे हम तो रेगुलर है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नया बंदा भी भाई मैनेज कर लेता क्योंकि वो ऑलरेडी काजा में होता है। देखिए भाई रास्ता बेहद ही आरामदायक, क्योंकि आरामदायक का मतलब ये नहीं है कि रास्ता बहुत अच्छा है, आरामदायक का मतलब है बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलते रहो। ये मान लो कि आप मैक्सिमम जो स्पीड कर सकते हो 10, 12, 15, 10, 12, 15। हाँ बीच में कुछ जगह आएंगी जहाँ 40-50 की स्पीड आप चला सकते हो, वो है पर 30-40 किलोमीटर ही, 30-40 भी कहाँ, 20 किलोमीटर है शायद, 20 किलोमीटर के आसपास है वो। तो जैसे ही भाई हम कुंजुम पास की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं तो स्नो की ऐसी लेयर्स आनी शुरू हो जाती है। आगे दिखाते हैं आपको, बहुत सारी लेयर है क्योंकि कल हमने देखी थी पर कल अंधेरा हो गया था इसलिए नहीं दिखा पाए प्रॉपर। कुंजुम पास की तरफ क्या खूबसूरत नज़ारा आ गया ना, चारों तरफ स्नो पीक्स, बढ़िया मस्त। इस एरिया में चलने का मज़ा है और रोड भी मतलब ठीक है यार, ज़्यादा ख़राब नहीं है, एवरेज चल रहा है। अभी बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, पर जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे ना कुंजुम पास को, तब तो भाई आएगा एकदम बिल्कुल ही डेड। दोस्तों ये है रोड का सबसे बड़ा दुश्मन। रोड को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं वो दो चीज़ें पहुँचाती है, एक पानी और एक बर्फ़। तो इसमें रोड सबसे ज़्यादा टूटता है। और ये देखो जगह जगह ऐसी, और लास्ट टाइम तो यहाँ पे गाड़ी फंस गई थी जब हम आ रहे थे और उस पुल से जाते थे उस टाइम, तो वो पुल भी अभी बंद कर दिया गया है। और यहाँ से, पर भाई एक चीज़ को सोच के देखो आप, जब यहाँ से ट्रक जाते होंगे ना तो भाई ट्रक वाले किस हिम्मत से निकलते होंगे ना। मेरा दिल, मैं मतलब दिल में ऐसा लगता है यार हिम्मत है इन बंदों की जो ऐसी जगहों पे ट्रक लेके निकले हुए हैं। भाई कैसी दीवार चलती है पूरी बर्फ की आगे तक। और भाई एक दिक्कत और आती है, जैसे अब पूरे उस पर पानी चल रहा है तो बार बार पानी मारना पड़ता है, ऐसा बुरा हाल हो जाता है शीशे का। पर बर्फ तो अभी दिखाएंगे आपको आगे चल के बहुत सारी। ये देखिए भाई सामने दिखने लग गया है कुंजुम पास। और ये देखो भाई साइड में जो स्नो है ना, ब्लैक आइस भी बनी हुई थी पीछे बहुत सारी, वो तो हमने दिखाई नहीं तो पूरे रोड पे भाई ब्लैक आइस थी। पर वो इतनी खतरनाक नहीं है कि नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जैसे ही धूप निकलती है वो सारी मेल्ट हो जाती है। पर नज़ारे देखो भाई चारों तरफ से। और ये देखो भाई कि काम चल रहा है, मतलब मलबा डला हुआ है, बस अब कभी भी इसको रेडी कर सकते हैं इस रोड को। कुंजुम पास वो हम आपको दिखाई चुके हैं लास्ट वीडियो में। ये कुंजुम पास का एंट्री गेट, और अभी हम जा रहे हैं अंदर, एक राउंड लगाएंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि जो मनाली है वो इस साइड में है भाई, जो सामने दिख रहा है। भाई इधर तो स्नो है 2-4-5 फीट के आसपास, तो वो भी बस सिर्फ इस पास पे बची हुई, बाकी आप परे देखोगे ऊपर पहाड़ी में तो है स्नो पर नीचे नहीं है। दोस्तों जो आपको बीच में दिख रही है ना, ये वही पानी था जो कल पानी बना हुआ था और रात को टेम्परेचर गिरने के कारण पूरा जम गया। अब सुबह धूप, आप इस पे 1-1.5 घंटा तक धूप लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये मेल्ट हुआ नहीं है पूरा, पर 1-2 घंटे में मेल्ट हो जाता है और रात को ये फिर जम जाता है। ये देखो जैसे आपको इस यहाँ पे दिखेगा पूरा का पूरा जम गया है। सिर्फ जहाँ से गाड़ी चल रही है ना उन गाड़ियों ने हटा दिया है, और यहाँ से जो हटा है उसमें चलने लग गया पानी। भाई आप देखोगे ना हर तरफ, तो भाई इस एरिया में अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना तो बहुत ही मतलब आपको ये है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती। पर आप स्पीड से अगर ड्राइव करोगे ना भाई तो गाड़ी स्किड हो सकती है, क्योंकि एक तो इस रोड पे आप देखो जगह जगह बीच में देखो कैसे नोकीले पत्थर निकले हुए, तो बहुत सोच समझ के और संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है। प्यार से चलाओ, कोई जल्दबाजी नहीं भाई। जब घूमने आए हुए हो आधा घंटा ज़्यादा भी लगता है तो कोई इश्यू नहीं होता। इस टाइप की बर्फ़ की दीवारें दोनों साइड में, क्योंकि ये काटी गई है तभी तो रास्ता बना है, तो ये ऐसी दीवारें तो बहुत सारी आती है रास्ते में। ये जो फीलिंग्स है ना, ये तो आप जितना मर्जी लीजिए, पूरी की पूरी ऐसी दीवारें बनी हुई है लास्ट तक, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हैं ना। और देखो कई जगह तो 20-20 फुट 25-25 फुट है यहाँ पे, और देखो पानी यहाँ पे भी नीचे जम गया है। तो देखो यार माइनस में टेम्परेचर होता है रात को, 5-7 डिग्री माइनस में चला जाता है। पर भाई जो रोड है ना, ये देखो कैसे एकदम खड़ा घुमाओ और एकदम ढलान कि 3 फुट से जंप मारेगी गाड़ी। हाँ ये देखो ये हाल है भाई रोड का। तो रोड अभी अच्छे नहीं है, पर जिस तरीके से ये लगे हुए ना, बहुत जल्दी बहुत अच्छा रोड बन जाएगा। हम भी पहुंच रहे हैं भाई बातल की तरफ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। देखो किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, किलोमीटर तो यहाँ से मेरे ख्याल से ऊपर से मैक्सिमम होगा 15-18 किलोमीटर। पर भाई जो स्पीड है ना वो इतनी कम रखनी पड़ती है। और एक तो देखो पानी भरा हुआ, कहीं गड्ढा है, कहीं एकदम
कीचड़ सी आ रही, कहीं पत्थर ही बिल्कुल ऐसे है कि टायर में ना लग जाए। बहुत ध्यान से चलाओ भाई ऐसी जगह पे गाड़ी। जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं ना तो पानी तो बिल्कुल कम हो जाता है, रोड तो सूखा हो जाता है, पर भाई रोड की हालत आप देख सकते हो, पूरा ही रोड ऐसा है। तो आप ये मान के चलो कि आपको एक टोटल ऑफ रोडिंग करनी है। गाड़ी आपके पास कोई भी हो आ जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो रहा। पर बहुत मतलब जैसे जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना उस गाड़ी को मत ले गया हो। काफ़ी जगह तो ऐसा रोड आता है कि लगता है कि रोड तो खत्म हो गया भाई, हम कहीं गलत तो नहीं आ गए हैं। आप खुद देखो रास्ता कैसा, और एकदम खड़ी ढलान। अरे भाई यार, धीरे हम पहुंच गए नीचे। बाटल है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर, और ये सामने देखिए ये जाता है चंद्रताल लेक के लिए। भाई ये रास्ता ये भी ऐसा ही है जैसा हम क्रॉस करके आए, यहाँ से पड़ता है 13 किलोमीटर, और ये अब खुल चुका है क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा, हमने चंद्रताल से ही स्टार्ट किया था। तो अब तो हम नहीं जाएंगे चंद्रताल की तरफ, अब हम जाएंगे सीधा मनाली की तरफ। हमने दिखने लग गया बाटल, और रोड देखो आप खुद दिख रहा होगा आपको किस स्पीड से डाउन जा रहा है। और ये रोड बिल्कुल ही ऐसा सिंगल है कि भाई जब ट्रक चलते हैं ना तो साइड देना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी गाड़ियों में तो आपस में क्रॉसिंग हो जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता, पर रोड टोटल ही पूरा का पूरा ही कच्चा है। तो भाई काफ़ी जगह तो ऐसा ढलान वगैरह इतनी आ जाती है, तो छोटी गाड़ियों को भाई जगह जगह एक ही समस्या रहती है कि कहीं कोई पत्थर ना लग जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। पानी में पत्थर कितना बड़ा है ये पता नहीं चलता कि भाई क्या हाल है रोडों का। बिल्कुल इतनी कंजेस्टेड है कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी टच होते हुए निकलती है, और उसके बाद बीच में आ जाए पत्थर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। चलते रहो धीरे धीरे। ये देखो इस साइड से तो अब आ गया, सामने जो पुल दिख रहा है वो बाटल का ही पुल है भाई, यानी कि। तो भाई हम पहुंच चुके बाटल में भाई खाने वगैरह के, चाय वगैरह के काफ़ी स्टॉल्स हैं, और टेंट भी है। अगर इन केस कोई फंस जाता है तो रहने की भी व्यवस्था यहाँ पे है, रूम भी है और टेंट भी है, दोनों ही तरीके से मिल जाता है। और इससे आगे थोड़ा सा रास्ता एक बार साफ़ होता है 10-15 किलोमीटर के लिए। साफ़ का मतलब कि जैसा आपको दिख रहा है ना, पक्का रोड नहीं है, सिमेंटेड रोड कहीं भी नहीं है। रोड पे काफ़ी बर्फ़ है, और काफ़ी बर्फ़ होने के कारण रास्ते को यहाँ से डाइवर्ट कर रखा है नीचे से, तो काफ़ी अप्रोच से ही जाना पड़ता है। और नहीं तो मेन रोड जो है वो ऊपर जो आपको बर्फ़ के वो दिख रहे ना वहाँ से है। तो उनको अभी ये था पुराना रास्ता, वो ऊपर वाला था जो नया बना था, तो वो अभी खुला नहीं है, तो पुराने वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। पर साथ में बह रही है रिवर, ये देखिए रिवर का तो नज़ारे ही अलग है भाई। ये देखिए कितनी शांत लग रही है ना भाई, जब इसके पास जाते हैं ना ऐसी गजब की साउंड करती है। रास्ते होते थे भाई ऐसे होते थे जैसे नदी में आप चल रहे हैं ना, ऐसे ही पूरा रास्ता नदी से ही होके गुजरता था, और ऐसे ही बम 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 बम। और ये तो अब गड्ढे नहीं है, अब तो काफ़ी अच्छा है नदी वाला रास्ता भी। नहीं तो भाई जैसे दिख रहा है ना ऐसे गड्ढे ही रहते थे, और गाड़ी ऐसे हिलती रहती थी, पहले दूसरा गियर बस यही चलता था। तो भाई जो सबसे ज़्यादा टायरों को नुकसान पहुँचाते हैं ना वो है इस टाइप का रोड। ये पत्थर है ना ऐसे नुकीले होते हैं, और मतलब आप स्पीड को तो छोड़ दो, बीच में खड़े हैं, आपके चैम्बर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और टायर को भी। और कौन सा कितनी हाइट पे टिका हुआ पता नहीं, बैठते ही दब जाएगा तो भाई परेशानी हो सकती है। देखो एकदम गड्ढा आ गया, और फिर गड्ढे के बाद एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, दोनों तरफ बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें, और उसके बाद गाड़ियां शायद चढ़ नहीं रही इसीलिए लाइन में खड़ी हो गई हैं। तो एक एक करके ट्राई मार रही है, अगर हो सकता है तो आगे जिमनी तो चढ़ जाएगी। खैर जिमनी का कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो छोटी गाड़ियां हैं इनको थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं। तो चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे 4x2 गाड़ी तो चढ़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपने पहले ही हवा निकाल लीजिए तो ही ग्रिप बन सकती है, बिना हवा निकाले तो ग्रिप बननी बहुत मुश्किल है। पॉइंट पे था, इस पे दिक्कत आ ही रही है क्योंकि गाड़ी ये भी ऐसे ही रुक गई, और 2 गाड़ियां हैं जो 4x2 हैं, तो उनको इशू आएगा ही आएगा 4x2 को तो। बट बाकी 4x4 को इतनी दिक्कत नहीं आ गई है हमारी बारी, हम तो खींच के लेके जाएंगे, तो अपने को इतनी आफत है नहीं। वैसे भी अपनी 4x4 है तो आराम से जाएगी अपने को इतना इशू है नहीं। पर ये देखो भाई दीवारें बर्फ़ की, दोनों तरफ 15-15 फुट बर्फ़ हो, और उसके बाद धीरे धीरे चलना पड़े तो क्या बोलता है भाई।
भाई ये अगर वो हवा कम ना करते, गाइडेंस ना होती तो बड़ी मुश्किल थी। बड़ा डर डर के वो लेके जा रहे थे। सवारियों को उतार दो जब भी ऐसे में चलाना हो ना हमने। ये देखो सवारियां पैदल चली, गाड़ी आगे पहुंच गई है। क्योंकि जितना वेट गाड़ी में ज्यादा होगा ना, गाड़ी उतनी ही ज्यादा स्किड करती है स्नो में। देखो हर एरिया में कंडीशन अप्लाई होती है अलग अलग। हाँ बिल्कुल, कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ फंस जाती है, हमें वेट डालना पड़ता है ताकि वो निकले। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, चाहे आपके पास 4x4 है या 4x2 है, अगर आपके पास 4x4 है तो चारों टायरों की हल्की हल्की हवा कर लो कम, और अगर आपके पास 4x2 है तो जिस टायर में चाल है, चाल का मतलब जो टायर इंजन से कनेक्टेड है, उन दो टायरों की हवा निकाल लो, और हवा कम से कम आधी होनी चाहिए ताकि टायर दब जाए। देखिए हम ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुके हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। अपनी गाड़ी को तो अभी इश्यू नहीं आया, अगले वाली में थोड़ा सा आ सकता है, वो भी ये हो सकता है एक आध ट्राई ज़्यादा करनी पड़े। पॉइंट तो हो चुका है क्रॉस। ये पॉइंट भाई देख लो, ये मान लो आप अगले 2-4 दिन और परेशान करेगा, तो जब तक आप पहुंचोगे तब तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है, उस पर भी जेसीबी लगी हुई है, तो वो भी शायद क्लियर हो गया होगा। वो दिख रहा है आपको सामने, दोबारा शुरू हो चुकी है बर्फ़ की दीवारें। पर ये बर्फ़ की दीवारें हमें दिक्कत नहीं देती, हमें दिक्कत देंगी जहाँ वो गाड़ी जो हमारे आगे जो 4x2 फंस जाती है ना, फिर उसके लिए तो भाई फिर इंतज़ार करना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ये तो इनसे तो क्या होना भाई, बर्फ़ भी होगी तो भी हम करके निकाल ही देंगे भाई, कहीं हवा कम करके या कुछ भी करके। पॉइंट मैं बता रहा था, वहाँ पे शायद गाड़ियों को रोका गया है ताकि वो आगे से जो गाड़ियाँ हैं ना उनको परेशान ना करें। तो आगे तो स्पेस है अभी काफ़ी, साइड देने के लिए भी काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है, तो मैं आगे तो बुला ही लेता हूँ। आगे जा रहे हैं, गाड़ियाँ लगा देंगे साइड में और फिर आराम से देखते हैं। आज ये शायद प्रॉपर क्लियर कर ही देंगे, 1-2 घंटा और लगेगा। हमें तो हर रोज़ 1-2 घंटा गुजारना ही होता है यहाँ पे, तो आराम से गुजारते हैं यहाँ पे 1-आध घंटा और फिर निकलेंगे भाई। ये तो अब हमारा रोज़ का काम हो गया है। ये काम चल रहा है, जहाँ कल चल रहा था इन्होंने आधा कल काटा, आधा आज काट रहे हैं, तो भाई टाइम तो लगेगा इसको काटने में। अब ये नहीं पता कितना लग जाएगा। और कल एक फ़ायदा था कि कल तो बड़ी मशीन उठा के साइड में फेंक देती थी, आज वो साइड में फेंकने वाला भी वो नहीं है, आज तो सीधा वहाँ से लेके आना पड़ेगा, यहाँ फेंकना पड़ेगा, डंप करना पड़ेगा, तो टाइम 3 से 4 गुना बढ़ गया। तो अब क्या करें, वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। भाई इधर बैठे हैं आराम से, भाई की गाड़ी का कुछ पाइप वगैरह फट गया, यहाँ चल रहा है काम, और हम ऊपर होते हुए सीधा यहाँ से निकला है। और नीचे देखो भाई कितनी हैवी बर्फ़ है, तो कम से कम 30 फुट ऊपर बर्फ़ में आ गया। और सांस भाई, एक तो ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होती है और ऊपर से बर्फ़ पे चलना, सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो भाई पता नहीं कब तक काम चलेगा। 2 बजे हमका टाइम बताया था, पर जो इनके इंचार्ज थे वो कह रहे थे आधे घंटे में करवा देंगे। तो अगर करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई खड़े हैं ही सारे, निकल गए हैं। तो इसीलिए भाई मैं कहता हूँ बार बार कि अभी थोड़ा सा टाइम दो, 1 हफ्ता, मतलब 1-2 तारीख के आसपास का आप प्लान करो तो सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो ऐसे ही हमारी तरह ही 3 घंटे जाते वक्त खड़े हुए और 4-5 घंटे अभी आते वक्त भी खड़े रहना पड़ेगा। इन्होंने एक छोटा सा ब्रेक दिया है और इस ब्रेक में अब निकल जाएंगे। तो ये थे इनके इंचार्ज, इनको रिक्वेस्ट की थी तो भाई साहब ने मान लिया था, चाहे थोड़ा 1-1.5 घंटे में खोल दिया। चलो एक बार मिलते हैं इनसे और फिर चलते हैं। अब आ गया हमारा नंबर। अब तो ये यार काफ़ी काट दिए, तो अब इतनी दिक्कत है नहीं इसमें, बीच बीच में टुकड़े छोड़ दिए और इतनी कोई आफत आने वाली है नहीं। गड्ढा तो है पर वो निकल जाएगी अपने को इतना इशू है नहीं। ये लो जी फाइनली। और भाई साइड में दीवारें देखो कितनी फुट है भाई, होगी भाई 40 फुट, 35-40। मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही, 50 के आसपास। तो भाई 5-10 लेके आओ, 5-10 का ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। जैसे मेरे को लग रहा है ना 4x2 गाड़ी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। निकलेगी भी तो बहुत धक्के से निकलेगी, ऐसे आराम से तो जाने से रही। पर अपना हो गया क्रॉस। 3 घंटे तो हमें आज भी लग गए, 8:30-9 बजे के आसपास पहुंच गए थे हम, और अभी 11:30 हो चुके हैं। पर ये भी शुक्र है कि भाई निकल गए, नहीं तो पता नहीं और कितना टाइम लगता। छोटी गाड़ियों को तो अभी मेरे ख्याल से हो सकता है शायद टाइम और लगे, पर जो 4x4 थी ना वो निकल गई है सारी। अभी जो रोड की हालत है ना, तो मैं तो कहता हूँ 4x2 है या लो क्लियरेंस की गाड़ी है
तो अभी ना ही लेके आओ भाई, ना तो क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान कर ही देगी, क्योंकि गड्ढे हो गए हैं, फिर जो बर्फ़ पिघल रही है वो रोड पे आके पानी भर रही है, वहाँ गड्ढा बन रहा है, तो काफ़ी हो गया। कल कम लग रहा था, आज कुछ और ज़्यादा लग रहे हैं गड्ढे, और वो पानी जो भरा हुआ था ना वहाँ पे बर्फ़ के एरिए में। रोड पे ना हर जगह ऐसे पत्थर आ ही रहते। देखो रोड पहले से बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अभी इतना बेहतर नहीं हुआ कि हाईवे बन गया है। अब ये है कि भाई बंदा जैसे तैसे करके गाड़ी निकाल लेता, पर 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ फंसने के चांसेस रहते हैं लोड होके। पर भाई मज़ा भी आता है, अगर आपके पास एक अच्छी गाड़ी है ना तो खूब मज़ा करते हो आप इस रोड का। लेकिन अगर आपके पास छोटी गाड़ी तो थोड़ा सा बस ध्यान रहता है कि यार कोई पत्थर ना लगे कहीं गाड़ी में। फिर एडवेंचर के मजे, रिस्क के मजे। हाँ भाई देखो, अगर आप चंद्रताल आ रहे हो या भाई यहाँ से काजा जा रहे हो तो रिस्क तो ले ही रहे हो। कैसे पत्थर आ रहे हैं चारों तरफ, बहुत बड़े पत्थर है भाई यहाँ तो। और ये कल आए, ये जब हम गए थे कल उस टाइम नहीं थे, नहीं थे। एक जिमनी टू जिमनी पासिंग चल रही है, और इधर देखो पत्थर ही पत्थर, ऐसा भयंकर वो हो रखा है, बुरा हाल। कितनी प्यारी लग रही है ना चिड़िया, कलर एकदम अलग ही, येलो एंड ब्लैक दोनों मस्त लग रही है। मज़ा आ गया भाई देख के। ये देखो इधर देखो भाई, देखो देखो। चलो तो ये इस टाइप के नज़ारे आते हैं ना, झरने, खूबसूरत पहाड़, बर्फ, तो बस यही एक वो चीज़ पॉजिटिव है जो हमें ऐसी जगहों पे आने के लिए मजबूर कर देती है। तो लोग देखो पहले नहीं आए हैं ना चंद्रताल मनाली से, तो उनको तो ये रोड टूटा हुआ लगता है, लेकिन जो लोग 22 से पहले आए थे ना उनके लिए तो ये कहते हैं कि ये सुपर हाईवे बन गया है। नहीं तो भाई इधर इतना बुरा हाल होता था जब हम आते थे ना, घुटनों तक गड्ढे, और 6-7 घंटे में जाके पहुंचते थे। अब तो बहुत फर्क हो गया भाई। मतलब ये मान लो कि देखो बेशक भला ये टूटा हुआ है, पर 30, 40, 50 की स्पीड तक जाती है। और बता देता हूँ, जितना है ना कंपनी इसमें हवा भर के देती है ना, अब ये इतना टाइट हो चुका है कि अगर मैं फुल दबा रहा हूँ ना तो भी इतना ही चल रहा है। सिर्फ इतना ही दबा सकते हो आप इसको, इससे ज़्यादा नहीं दबा सकते। इतना वो हवा भर जाती है ऊपर, जब जहाँ ऑक्सीजन कम होती है ना। अब अगर इसको नहीं खोला ना तो शायद हो सकता है ये फट भी जाए। देखो मतलब फुल प्रेशर भी करोगे ना अब तो इससे ज़्यादा नहीं दबा सकते। भी सोच रहे थे कि हालांकि इतनी देर होगी कुछ ना कुछ नई भसड़ आई नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो ये देखो भाई टायर एकदम बैठ गया, और कोई मेरे ख्याल से या तो कोई मोटा पंचर है या कहीं बड़ा कट लग गया। तो एक बार इसमें हवा भर के एक बार चेक करते हैं, अगर कहीं से लगा भाई हो सकता है। पंचर की किट है हमारे पास, अगर वो होगा तो लगा देंगे, नहीं तो भाई आराम से अब पहले टायर बदलेंगे। मेरे ख्याल से आप अंदर ही सोचे जा रहे थे कुछ हुआ क्यों नहीं, कुछ हुआ क्यों नहीं है। नहीं हो जाता हमारे कर्म इतने अच्छे हैं नहीं ना। जो तूने कहा था ना कि लंच टाइम से कर लेते, लंच नहीं कराएगा ये, क्योंकि अथक प्रयास से हमने पंचर ढूंढ लिया है। हाँ यही है, यही ना ऊपर वाला। हाँ ये है, ठीक है वो ला, गुप्चू ला दोनों। अभी इसको करते हैं भाई, पंचर लगाते हैं, किट है हमारे पास ना, पंचर लगा के फिर निकलते हैं। फाइनली पंचर गाड़ दिया हमने, और अभी तो हवा रुक गई है, बाकी आगे ऊपर वाले की मर्जी, पर अभी स्टॉप हो गया है। तो बस एक बार हवा करते हैं इसकी पूरी, और फिर निकलते हैं यहाँ से। हो चुकी है ठीक, हम पहुँच चुके हैं छतड़ू, और छतड़ू का पुल आपको दिख रहा होगा सामने। यहाँ आके भाई पैसे जाओगे, नए पैसे पुराने पैसे है ना भाई, हम तो नए से जाएंगे आते वक्त पुराने से आए थे, अब नए से जाएंगे। तो भाई जो एक्चुअल में खाना है ना यहाँ पे आके आपको मिल सकता है। यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट हैं ढंग के, बाकी इससे पहले जो था वो आपने देखा ही था, पीछे बाटल में आपने देखा ही होगा, पीछे बाटल में था, बाटल के बाद यहाँ पे। ये 2 ही जगह हैं जो कोक्सर से, और आप अगर ले जा रहे हो, ले कह रहा हूँ, आप अगर काजा जा रहे हो ना तो आपको सिर्फ ये 2 जगह पे ही कुछ खाने का मिल सकता है या कोई हेल्प मिल सकती है। जगह जगह पे ना ऐसी वाटर क्रॉसिंग तो आपको हर जगह पे मिल जाती है। इधर इतना हैवी पानी आ रहा है, देखो पूरा बर्फ़ के नीचे से निकल रहा है। ऐसा पानी मैंने पहली बार वहाँ देखा था अपना अमरनाथ पे ऐसे ही निकलता है, वहाँ अमरनाथ की गुफा के पास में 2-3 जगह से। ऐसी वाटर क्रॉसिंग आपको बहुत सारी मिल जाती है इस रोड पे, दुनिया भर की। पर इसमें भाई थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, एक बार नज़र मार लें पत्थर कहाँ पे है, नहीं तो पत्थर भाई ऐसे खड़े मिलते हैं। जो भी पंचर हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं पत्थर कोई ना कोई अंदर घुस गया था,
तभी एकदम टायर काफी चौड़ा फटा हुआ था, 2 पंचर एक साथ लगाने पड़े। दोस्तों ग्लेशियर कैसे नुकसान करते हैं ना, दिख रहे आपको, वो देखो कहाँ जाके गिरा हुआ उनका बॉक्स, जो कंटेनर है ना कहाँ गिरा हुआ, और जो इधर भी जो रहने के कंटेनर बने हुए थे ना, उन सब की हालत देख सकते हो आप कितनी बुरी हो रखी है। तो भाई ग्लेशियर जब आता है वो कुछ नहीं देखता, बकसता ही नहीं है। अब आप सोचो कितना बड़ा ग्लेशियर आया हुआ है, ये देखो पीछे तक, तो ये पूरे ग्लेशियर ने नीचे सबको प्लेन कर दिया। अभी तो पिघल गया ये, किसी टाइम ये सारे दब गए थे। हाँ तो ये दबे हुए होंगे और अभी तो ये निकाल दिए, क्योंकि यहाँ पे शेड और भी थे, पर जो टीन वगैरह वो निकाल कर सीधी कर रखी है। था वो ग्लेशियर जो आया था और उसको पूरे को दबा गया। सोचो भाई इतना पानी हर वक्त निकल रहा है, तो कितना पानी स्टोर होगा इसके अंदर में ये, और पता नहीं कितने महीनों निकलेगा, जब तक दूसरी बर्फ नहीं आती आधी बार, तो तब तक ये ऐसे ही रहता है। तो भाई ग्लेशियर, और देखो ग्लेशियर की हाइट देखो आप, कम से कम भी 30-30, 40-40 फुट की हाइट है। और आप सोचो जो आया है ना, तो आप नाला देखो कितना छोटा सा लग रहा है ना, नाला बिल्कुल ऊपर छोटा सा नाला है, पर भाई ये जब जमना शुरू होता है ना, क्योंकि ऊपर से तो पानी आता रहता है और नीचे जम 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 के लेयर इतनी बना देता है कि इतनी ऊंची हो जाती है, और ये कम से कम 2-4 फुट तो मैं मानता हूँ पिघल भी गया होगा। तो देखो भाई अब इससे आगे जो हम चलेंगे ना, वो पूरा सिंगल रास्ता होगा, पर ये ज़्यादा लंबा नहीं है भाई, कितना 4-5 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, या 6-7 है, इतना ही होगा। कहाँ से? छतरू से? छतरू से ग्रामपुर पड़ता है भाई 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर? हाँ 18.5-19। तो भाई हम 3-4 किलोमीटर आ भी चुके होंगे, तो 15 किलोमीटर है भाई अभी तो। ऐसे ही आप है ना मनाली की तरफ बढ़ना शुरू करते हो ना, कोकसर की तरफ जाते हो, तो आप देखोगे ऐसी लैश ग्रीन शुरू हो गया है, ऐसा ही रोहतांग पे हो जाएगा और पूरे पे चलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ आके हल्का सा नेटवर्क आता है भाई, नेटवर्क शुरू हो गया है। अब देखो कितनी देर तक रहता है, अब थोड़ी देर रहेगा फिर चला जाएगा, और उसके बाद जो आएगा तो फिर वो रहेगा परमानेंट। और ऊपर देखो स्नो पीक्स हैं, और इसके ऊपर दिखेगा फिर रोहतांग। इस रास्ते में जो सबसे बड़ा वाटरफॉल आता है ना, सबसे हैवी आता है, वो है ये देखो भाई, कितना पानी आता है, और नीचे पूरा बर्फ जमी हुई ग्लेशियर, ये पानी सीधा बर्फ के नीचे जाता है, और बर्फ के नीचे से होते हुए तो रोड पे निकलता है, और रोड से निकल के फिर बर्फ के अंदर चला जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग होती थी पहले भी, और अभी भी काफ़ी लंबी है ये। पूरा जो एरिया है ना भाई, तो ऐसा सिंगल सा ही रास्ता है पूरा, आगे भी जाओगे तभी भी पूरा सिंगल पे ही चलना पड़ता है। दोस्तों इसके नज़दीक जब आते हैं ना, तो देखो कितना पानी दिख रहा है ना ऊपर से गिरता हुआ, और नीचे देखो आप पानी, इसका जो बहाव है ना कितना भयंकर है। ये मिट्टी को ऐसे ही बहा ले जाता है साथ के साथ ही। गजब है भाई, पानी का अलग ही लेवल है। इसमें आधा पानी इधर चला गया, आधा इधर इसके नीचे चला गया। तो इस एरिया के आसपास भी मतलब आप मानिए कि लगभग यहाँ से रह जाएगा 3-4 किलोमीटर, जो मेन रोड आता है ना वहाँ से, और वहाँ से वो पड़ेगा, मतलब टोटल हम हैं 6-7 किलोमीटर पहले अभी कोकसर से। पर भाई यहाँ पे है ना काम चल रहा है पूरा, देखो मिट्टी वाले पहाड़ है ना, ये थोड़ा सा कीचड़ भी बना देते हैं, और ऊपर से क्या है कि वो दूसरा रास्ता निकाल रहे, जो ऊपर जेसीबी खड़ी हुई ना, बड़ी मशीन खड़ी हुई है, वो रास्ता निकाल रहे, तो इसलिए कटिंग चल रही है पूरे इसकी पहाड़ की। तो अभी नीचे ये पुराने वाला रास्ता इसी से जाना पड़ेगा, पर हो सकता है शायद 8-10 दिन में, 15 दिन में इसको एक प्रॉपर थ्रू टू कर देंगे। उनके बाद आपको सामने रोहतांग वाला रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। तो भाई ये रास्ता दिखते ही ऐसे जान आती है कि बस यार अब तो थोड़ा सा चलना है और उसके बाद पहुंच जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं ग्राम्फू। ग्राम्फू से हमें पक्का रोड मिल जाएगा, तो लगभग वो जो सामने का दिख रहा है आपको टेम्पो ट्रैवलर, उसके आसपास वो जो रोड है ना, वो खंबे जो दिख रहे हैं, वहाँ पे रोड है पक्का। और इसके बाद हमें फुल फ्लैश हाई स्पीड में चलेंगे। तो सिर्फ यहाँ तक था जो मेन प्रॉब्लम्स थी, और जो ये रास्ता आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है रोहतांग की तरफ। ये देखिए दोस्तों, हम निकल गए हैं ग्राम्फू की तरफ, और ग्राम्फू से अब हम निकलेंगे कोकसर की तरफ। होती है रोहतांग की एंट्री, इससे आगे रोहतांग अगर आपको जाना, अगर आपके पास परमिट है तो आप ऊपर रोहतांग जा सकते हो, नहीं तो सीधा अटल टनल होते हुए हम जाएंगे मनाली की ओर। भाई हाँ जी, 2 दिन बाद ऐसा पक्का रोड देख के कुछ फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही? अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है सपने जैसा। भाई सीधे रोड पे गाड़ी चल रही है तो भी शरीर हिल रहा है, सोचो इतना वो हो चुका है, मतलब अनस्टेबल हो जाती है ना भाई पूरा। आप ये मानो कल तो शाम को पहुंचे हैं, सुबह 5 बजे निकल के, और आज सुबह 5 बजे निकल के अभी 2 बज चुके हैं, तो काफी लंबा टाइम निकाला है। दिमाग सुन्न हो चुका है, हैप्चुअल हो चुका है हिलने का।
अब ऐसे लग रहा है गलत रोड पे आ गए, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। होता है भाई। पहुंच चुके हैं कोक्सर, और कोक्सर में आपको भाई खूब सारे अच्छे ढाबे, खाने का, एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इधर स्नो भी मिल जाती है आपको, रिवर भी मिल जाती है, और ये देखो बच्चों के गेम्स वगैरह सब कुछ ही हो चुका है भाई। अब तो ऑलमोस्ट बड़ा बाजार बन गया अब तो ये। तो थोड़ी देर हम रुकेंगे, यहाँ रुकना है ना भाई या चले सीधा? शायद लंच वगैरह कर ले। तो चलो भाई देखते हैं, अभी कोई ऐसा प्लान है नहीं। किसी ने करा दिया तो कर लेंगे। चलो ठीक है भाई, हम कराएंगे भाई को, बेफिक्र रहो। अभी रास्ते में रुक गए थे हम अपने कोक्सर में ही, और भाई बढ़िया लंच ऑर्डर कर दिया। ये देखिए बढ़िया मस्त मस्त चल रहा है। और इधर अब बस भाई खाना देख के मुंह में वैसे ही आ गया पानी, तो थोड़ा खाना खाते हैं और फिर बाहर मिलते हैं एक बार। नॉर्मल तो बाकी चीज़ें तो आपने बड़ी वगैरह, पनीर वगैरह, ये सारी चीज़ें तो खा ही रखी हुई, पर कभी आपने छुहारे का रायता खाया है? ये देखो, और ये ठंडा ही खाया जाता है। और भाई टेस्ट कैसा है? पक्का ये तो खट्टा मीठा, खट्टा मीठा डाइजेशन में काम करता है ये, उसके लिए। अच्छा, डाइजेस्ट के लिए काम करता है। तो कभी अगर आते हो तो ज़रूर खाना भाई, मैं दिखा दूंगा ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, लोकेशन वगैरह। एक बार खा लेते हैं हम खाना, फिर दिखाते हैं आपको। इतना मस्त बना हुआ था, टोटल लपेट दिया हमने। और अब बचे हुए मीठा चावल, क्योंकि ये एक्चुअल में अगर आप देखो यहाँ हिमाचल के कल्चर से रिलेटेड खाना खाना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट है। बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, मनाली में ऑप्शन ही यहाँ लोकल फूड को प्रमोट ही नहीं करते, तो ये रोकी भाई ने किया है। हाँ, और इसमें 7-8 आइटम है। हाँ। 300 रुपए की ये थाली है और अनलिमिटेड है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं एक बार आपको फिल कर दिया और हो गया। हाँ। मतलब आपको जो आइटम अच्छी लगे दोबारा डलाओ, 3 बार डलाओ। अच्छा। सारा। और ये बिना प्याज बिना लहसुन के बनाई जाती, जो प्रॉपर ऑथेंटिक बनाते हैं इधर धाम। क्योंकि एक्चुअल में पता क्या है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों ने है ना लोकल फूड के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ बेची है, सिड्डू। सिड्डू के अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, लोकल फूड है जो बहुत अच्छा है। तो कभी अगर आते हो तो ट्राई करना। ये कहाँ पे है लोकेशन, मैं वो बाहर जाके एक बार दिखा दूँगा। सबसे मेन बात क्या है, हाँ, आप सोलांग वैली मडी कहीं भी जाओ, सारी चीज़ें प्रिंट रेट से ऊपर आपको मिलेगी। 20 वाली आइटम 30 की मिलेगी, 10 वाली 20 की मिलेगी। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिंट रेट पे है। दूसरी बात, जितने भी लोग भैया भाई का चैनल देखते हैं, आके बोलो बेफिक्रा और लेटर के सब्सक्राइबर हैं, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा टोटल जो भी फूड बिल बनेगा। तो ये पक्का है? पक्का, आई गारंटी। ठीक है भाई, भाई गारंटी ले रहा है भाई, जो हमारे नाम से आता है। अभी वो गए हैं कहीं जो ओनर है, हाँ। नहीं तो उनके थ्रू गारंटी दिलवाते हैं। हाँ। चैनल का नाम लेना, लेकिन ऐसे नहीं बोलना वीडियो देखा, वो हाँ। बताओ हाँ। कौन से चैनल पे देखा था। ठीक है, आप नाम बताओगे तो 20% हमारी तरफ से स्पेशल छूट रहेगी। और बहुत ही बढ़िया मस्त है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक डोम में बना हुआ है, ये देखिए पूरा ऊपर लग्जरी है, और रेट बहुत ही रीजनेबल है। ये मेन्यू है इसका, अगर कुछ और भी खाना है तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, जो चीज़ आपको मिल जाती है। क्या खाने में, ये देखो, ये है भाई, जब आप आते हो तो बिल्कुल सामने ही दिखेगा। जब आप आते हो ना तो कोक्सर में घुसते हो ना, तो घुसते ही पहले आर्मी कैंप आते हैं, कैंप के बाद आता है एक ये पुल जैसे ही क्रॉस करोगे ना, क्रॉस करते ही फर्स्ट टर्न पे सबसे पहला ही राइट साइड में रेस्टोरेंट है। आप अगर रोहतांग से, दूसरा एक ही है इधर ही। नहीं, इधर तो काफ़ी है ना। तो ये जो डोम शेप है, ये पूरे उसमें मनाली में ही एक है पूरे में। तो एक तो अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। और भाई अंदर काफ़ी बड़ा है, बाहर से छोटा सा लगता है, लेकिन अंदर कम से कम भी एक साथ 50 लोग खाना खा सकते हैं आराम से बैठ के। 50 खा सकते हैं ना, तो कोई ग्रुप भी आता है ना तो आ सकते हो। और इसका नाम है ओनीचैन। ओनीचैन का मतलब इनकी लैंग्वेज में होता है बड़ा भाई। तो वो है। तो अभी खाना वाना खा लिया बढ़िया भाई, तो कभी आते हो तो ज़रूर ट्राई मारो। तो अब भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करनी थी तो वो कर लेते हैं, 5 मिनट का काम है और फिर चलेंगे। फिलहाल निकल चुके हैं अटल टनल की ओर, और यहाँ से अटल टनल पड़ती है मात्र 8 किलोमीटर। और भाई पहले यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती थी, और अब दिखने लगी है ग्रीनरी। और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो गया, दिन में आराम से टी-शर्ट्स में घूम सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई जैसे रात में आपको ड्राइव करना है, रात में के आसपास शाम को आना है या अर्ली मॉर्निंग आना है, तो अपनी एक जैकेट साथ में कैरी करो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, और अटल टनल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अटल टनल पे आते लोग फ़ोटो खिंचाते हैं और आगे निकल जाते हैं। पहले क्या होता था, यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी, स्नो था। देखो रिवर साइड वाले तो आज भी आके बैठे हैं, पर गिनती की 5, 7 या 10 गाड़ियाँ ही हैं। अदरवाइज़ भाई यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, पार्किंग नहीं होती थी,
ऐसे भागम भाग लगे रहते थे। और इधर से ये देखिए सामने, हाँ उधर तो है, मतलब 50-100 गाड़ियाँ तो हैं, अदरवाइज यहाँ तो भाई इतनी गाड़ियाँ होती थी। लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ से सीधा या तो सिसु निकल जाते या कोकसर की तरफ निकल जाते। और देखिए भाई ये क्या हो गया, ये तो माहौल ही बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए भाई। वहाँ पे भाई ये क्या हुआ अचानक? टेम्परेचर है और यहाँ पे 16 डिग्री 15 डिग्री। ओए होए। अभी जैसे टनल से बाहर आ रहे हैं ना डाउन, देखो कितनी तगड़ी बारिश हो भाई गई। साहब मनाली में तो माहौल ही अलग हो रखा। उधर धूप निकली हुई है कड़ाके की और ऐसी जबरदस्त धूप है, और इधर देखो भाई एकदम बारिश, बुरा हाल है। क्या कर सकते हैं भाई, बुरा मुझे ही नहीं, तो अच्छा है भाई, गर्मी अच्छा से है, अब बचेंगे गर्मी से लोग। राहत हो जाएगी। ही अटल टनल क्रॉस करते हैं, एक तो बारिश स्टार्ट होगी, ऊपर से भाई देखो ग्रीनरी, आप उस एरिया में आपने कहीं भी ऐसी ग्रीनरी नहीं देखी होगी, क्योंकि ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, ना ज़्यादा घास होती है। और इस साइड में आते ही तो एकदम माहौल बदल दिया, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो नॉर्मल हो गया है, पर बारिश बढ़ गई है, बारिश बढ़ रही है, ट्रैफिक नॉर्मल होता जा रहा है। तो फिर दोबारा से लाइन में लग गए पीछे हैं। आ रही है गाड़ियाँ, वो तो पीछे फंसा हुआ है कुछ। हाँ पीछे लग गया ब्रेक, नहीं तो ये सारी गाड़ियाँ ऐसी ही थी। और जैसे ही अब गाड़ियाँ लाइन में तोड़ रही है ना, फिर इनको बाद में पता चलेगा भी। कि दोस्तों जैसे ही हम सोलांग वैली पहुंचे ना, तो भाई बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, और वहाँ इतनी भयंकर बारिश आ रखी थी। और भाई हम फिर दोबारा एक बार जाम में फंस चुके हैं। कि दोस्तों टूरिस्ट सोलांग वैली में भी कोई इतना खास है नहीं। जिस तरीके से सीजन चल रहा है ना, सीजन होना चाहिए उस तरीके से टूरिस्ट बहुत कम लग रहा है यहाँ पे। यार पता नहीं क्या हुआ है, तो यार इतना लंबा वीकेंड था, उसके बाद सीजन चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, उसके बावजूद ये हाल है यार। भाई सामने दिख रही नदी, बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज तो। कुछ मेरे ख्याल से इसका मतलब जो बारिश हुई है ना ऊपर अटल टनल की तरफ, यहाँ पे भी अब तो बारिश शुरू हो चुकी है, पर उस टाइम अटल टनल पे तो काफ़ी देर से हो रही है, कम से कम हो गया 1 घंटे के आसपास। तो भाई अब तो बारिश मेरे ख्याल से अनयूजुअली है, इस टाइम बारिश का टाइम होता नहीं है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मनाली, और मनाली में अभी हम रुके हुए हैं बस मनाली से 1 किलोमीटर पहले, क्योंकि जाम बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। धीरे धीरे ही गाड़ी आगे जा रही है, पूरा पैक पड़ा हुआ है। तो भाई अभी रुक गए थे थोड़ी देर, पिंटू भाई यहाँ पे थे तो उनके पास रुका हुआ हूँ मैं। और अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम होगा अभी, क्योंकि कैंपिंग वगैरह तो कुछ हो नहीं सकती, मौसम इतना ख़राब है। तो क्या होगा वो सब देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पर जो लोग भी भाई चंद्रताल का प्लान कर रहे हो तो 1 तारीख के बाद ही करना, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है कि कभी रास्ता खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, और अभी तक ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है। 1-2 दिन में ऑफिशियली ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपना प्लान कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को कर देते हैं भाई यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।